क्या आप जानते हैं कि आप आर्मी और एजुकेशन के अलावा अन्य मिले किसी भी टाइटल्स का यूज अपने नाम के आगे नहीं कर सकते हैं। जानते हैं कि अगर आप फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं और वहां की गवर्नमेंट आपको कोई टाइटल दे रही है तो उसे लेने के लिए आपको भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेनी हो। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ बैकलॉग और प्रमोशन में रिजर्वेशन क्या है। अगर कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं, तो क्या प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमपी और एमएलए के साथ भी समान व्यवहार होगा? इस वीडियो में मैं आपको इन सब बातों के बारे में डिटेल से बताऊंगी ताकि आप अवेयर हो सके कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी के थ्रू कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जो कि है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें से 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब टोटल 6 फंडामेंटल राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार की। समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल आते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी देगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 यह कानूनी समानता से संबंधित है। इसे हम यूं समझते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं ना, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, सबकी जाति अलग अलग है, सबके धर्म अलग अलग है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, सभी के साथ कानूनी तौर पर समान व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 14 में 2 कंसेप्ट आते हैं। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसे हमने ब्रिटिश से लिया है, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जिसे हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हम सबसे पहले समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को। आपने ना बॉलीवुड की मूवीज में या अन्य किसी भी मूवीज में इस स्टैचू को देखा होगा जिसके हाथ में तराजू है और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, और इसे हम लेडी जस्टिस या फिर इंसाफ की देवी भी कह देते हैं। तो हाथ में तराजू होने से मतलब बैलेंस से है, यानी कि लॉ केवल एविडेंस के बेस पर काम करेगा, और आंखों पर पट्टी बंधे होने से मतलब ये है कि कानून अंधा है, यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कटघरे में खड़ा व्यक्ति कौन है, वो अमीर है, गरीब है या कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तो ना अब इसलिए ये बोला गया कि सभी व्यक्तियों को समान क्राइम के लिए समान सजा मिलेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा कि अगर सभी व्यक्तियों को समान क्राइम के लिए समान सजा मिलेगी तो क्या ये जस्टिस सही है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जो अभी स्कूल में पढ़ता है और दूसरा व्यक्ति है जो जॉब करता है, और दोनों सेम क्राइम करते हैं, तो क्या दोनों को सेम सजा मिलनी चाहिए? मैं इसे आपको और एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लेते हैं कि एक बच्चा है और एक बड़ा व्यक्ति है, और दोनों को फीवर हो जाता है और आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं उन्हें, तो डॉक्टर जो उन्हें मेडिसिन देगा उन दोनों की डोज अलग अलग होगी। वही चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोची। उन्होंने बोला कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि अनइक्वल लोगों को इक्वल सजा देना सही नहीं है। तो एक नया कंसेप्ट लाया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जिसमें बोला गया कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, यानी जो लोग सेम हैं उनको सेम तरीके से मतलब ट्रीट किया जाएगा, और जो लोग डिफरेंट हैं उन्हें डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इस आर्टिकल के कुछ अपवाद भी हैं। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति राज्यपाल को, आर्टिकल 105 एमपी और महान्यायवादी को, और आर्टिकल 194 एमएलए और महाअधिवक्ता को कुछ स्पेसिफिक राइट्स देते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 सामाजिक समानता से संबंधित है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल उसके रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस और ओरिजिनल लिनिएज के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके अलावा जैसे मान लो कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल में किसी भी नागरिक के साथ में केवल उसके रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस और ओरिजिनल लिनिएज के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 15 गवर्नमेंट और जिस किसी भी व्यक्ति की कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है दोनों के लिए ही लागू होता है। लेकिन आर्टिकल 15 राज्य को कुछ विशेष राइट्स भी देता है जिससे वो कुछ मामलों में भेदभाव कर सकता है, जैसे कि महिलाओं, बच्चों, SC ST और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए राज्य भेदभाव कर सकता है। महिलाओं के लिए राज्य स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका ETC में सीट आरक्षित कर सकता है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलेगा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। आर्टिकल 16
आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब में अफसर की समानता से संबंधित है, यानी कि ये आर्टिकल उन लोगों के लिए जाना बहुत जरूरी है जो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आर्टिकल 16 कहता है कि गवर्नमेंट जॉब में भर्ती के समय गवर्नमेंट किसी भी नागरिक के साथ में उसके रिलीजन, सेक्स, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि इन 6 के अलावा अन्य किसी के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कुछ रीजनेबल भेदभाव किया जा सकता है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार कुछ सीटें गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजर्व कर सकती है। केवल 2 स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकल्स के लिए सीट रिजर्व है। अब बात करते हैं कास्ट की। मान लो कि राज्य में कुछ ऐसी जाति के लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में पिछड़े हुए हैं, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस से हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर सकती है। रिलीजन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मेंबर्स की भर्ती उसी रिलीजन के लोगों से ही की जा सकती है, जैसे कि वक्फ बोर्ड, इसमें मेंबर्स की भर्ती केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से ही की जा सकती है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के साथ ही एससी और एसटी को आरक्षण मिल गया था। मैंने अभी आपको बताया था कि गवर्नमेंट चाहे तो वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ सीटें रिजर्व रख सकती है, लेकिन ना यहाँ पर मेन मुद्दा ये आया कि आखिर बैकवर्ड क्लासेस में आएगा कौन कौन। इसके लिए इंडिया का पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1953 में बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे काका कालेलकर। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें इन्होंने कहा कि पूरे देश में टोटल 2399 बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिसमें से 837 मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं। उन्होंने सभी वुमेन को बैकवर्ड क्लासेस में रखने की रिकमेंडेशन भी की। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस को 70% रिजर्वेशन देने की बात भी कही। इसके बाद में 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, और अगर अपन काका कालेलकर की बात मानते हैं तो एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस को मिलाकर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो जाता है। इसके बाद में 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया, जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल। इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और बोला कि देश में टोटल 3743 बैकवर्ड कास्ट हैं, जो टोटल पॉपुलेशन के 52% हैं। इसमें एससी, एसटी को नहीं जोड़ा गया है। ओबीसी को गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन देने की रिकमेंडेशन भी की। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की बात मान ली और ओबीसी को गवर्नमेंट जॉब में 27% आरक्षण दे दिया। लेकिन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसमें 2 चेंजेस किए। पहला, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन में एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए, और दूसरा, जो हायर क्लासेस में जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं उन्हें भी 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके बाद में 1992 में सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें कहा गया कि ओबीसी को दिया गया 27% रिजर्वेशन बिल्कुल सही है, लेकिन ये रिजर्वेशन केवल अपॉइंटमेंट में है, प्रमोशन में नहीं है। दूसरा, बोला गया कि ओबीसी में जो लोग इकोनॉमिकली रूप से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसमें ओबीसी का 2 क्राइटेरिया बना दिए गए, एक क्रीमीलियर और एक नॉन क्रीमीलियर। क्रीमीलियर को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन नॉन क्रीमीलियर को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तीसरी चीज बोली गई कि जो लोग हायर क्लासेस के हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। चौथी चीज, इसमें बोला गया कि एससी और एसटी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। एक चीज ये भी बोली गई कि मान लो कि अगर लास्ट ईयर की जो सीट्स हैं वो एलिजिबल कैंडिडेट ना मिलने के कारण फुलफिल नहीं हो पाती है तो उन्हें नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बट शर्त ये है कि किसी भी स्थिति में रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा कहा गया कि अगर बैकलॉग में रिजर्वेशन देते समय रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो जाता है तो इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा कहा गया कि प्रमोशन में भी एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, भले ही आप ओबीसी को रिजर्वेशन मत दो। जर्नैल सिंह बनाम भारत संघवाद, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमीलियर का सिद्धांत एससी और एसटी पर भी लागू होना चाहिए। 103वें संविधान संशोधन 2019 में कहा गया कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के आधार पर भी गवर्नमेंट जॉब में 10% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन इस रिजर्वेशन का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो अन्य किसी रिजर्वेशन जैसे एससी, एसटी और ओबीसी का लाभ नहीं उठा रहे हो। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि किस कैटेगरी को गवर्नमेंट जॉब में कितना कितना रिजर्वेशन मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओबीसी को 27%,
SC को 15%, ST को 7.5% और EWS को 10% रिजर्वेशन मिलता है। बात कर लेते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, तो इसमें OBC को 21%, SC को 16%, ST को 12%, EWS को 10% और MBC को 5% रिजर्वेशन मिलता है। आर्टिकल 17 यह छुआछूत की समाप्ति से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद महार जाति के थे और इसलिए उन्होंने अनटचेबिलिटी को फेस किया था, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 17 में कोई भी रियायत नहीं दी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अनटचेबिलिटी क्या है, तो अनटचेबिलिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया और उन्होंने बोला कि अनटचेबिलिटी हमारे देश में जन्मी एक सामाजिक बुराई है जिसमें कुछ क्लासेस और सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उनके जन्म के आधार पर ही भेदभाव किया जाता है। लेकिन मान लो कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समाज से बॉयकॉट कर दिया गया है और उन्हें रिलीजियस प्रैक्टिस करने से रोका जाता है, तो वो अनटचेबिलिटी में नहीं आता है। इसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा कि अब लोग अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस ना करें, इसके लिए इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना होगा। अब सजा क्या दी जाएगी, इसके लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 बनाया गया। बाद में सजा को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करने के लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1976 बनाया गया, जिसका नाम बदलकर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 रखा गया। इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है तो सजा है 6 महीने से अधिक की जेल, 500 रुपए से अधिक का जुर्माना या फिर दोनों। अगर आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करने में सजा काट चुके हैं तो आप कभी भी MP और MLA का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस एक्ट के कुछ अन्य ऑफेंसेस भी हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को उसकी कास्ट के बेस पर सार्वजनिक पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में एंट्री करने से रोकते हैं, आप लोगों को मिसगाइड करते हैं कि अनटचेबिलिटी सही है, आप किसी भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति की अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पर इंसल्ट करते हैं, या फिर मान लो कि आप कोई शॉप, होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और अपने उस प्लेस पे आप किसी भी व्यक्ति को कास्ट के बेस पर एंट्री करने से रोकते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने के जो कुछ लोग थे वो अपने नाम के आगे महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर जैसे टाइटल्स का यूज करते थे, लेकिन आम जनता के पास तो ऐसे कोई टाइटल नहीं थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा ये तो राइट ऑफ इक्वलिटी का सीधा सीधा उल्लंघन हो गया, इसलिए उन्होंने इन सभी प्रकार के टाइटल्स को आर्टिकल 18 के तहत समाप्त कर दिया। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो देखिए अगर किसी भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ने किया है और उस पोस्ट के लिए उसे फाइनेंशियल गेन्स जैसे कि सैलरी और पर्क्स आदि मिलता है, तो चाहे आप इंडियन सिटीजन हो, फॉरेन सिटीजन हो, अगर आपको कोई टाइटल लेना है तो उसके लिए आपको भारतीय राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा आप मिलिट्री और एजुकेशन के टाइटल ले सकते हैं। मिलिट्री और एजुकेशन के अलावा अन्य मिले किसी भी टाइटल्स का यूज आप अपने नाम के आगे भी नहीं कर सकते हैं। अब जिन टाइटल्स का यूज कर सकते हैं जैसे मिलिट्री और एजुकेशन वाले हो गए मेजर, डॉक्टर, इंजीनियर, ETC। बालाजी राघवन बनाम भारत संवाद 2016, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं क्योंकि ये टाइटल्स नहीं है, ये एक पुरस्कार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने नाम में इनका यूज नहीं कर सकता है। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 18 की प्रैक्टिस ना करे, यानी आर्टिकल 18 को फॉलो ना करे, तो क्या इसमें सजा का प्रावधान है? और दूसरा, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।